हेलो एवरीवन। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़, और जिसमें डेली हम जो है एक पेपर लगाएंगे, एक एक सेट लगाएंगे। और सेट वो होगा आपके सीजीएल में आए हुए पेपर्स, या सीपीओ में आए हुए पेपर, या सीएचएसएल में आए हुए पेपर। तो आज से शुरुआत हम कर रहे हैं 2016 सीजीएल के पेपर्स से, जिसकी सीरीज़ में पहला पेपर जो है हम कर रहे हैं 2016 का। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, थोड़ा टाइम लेके सोचेंगे, और आंसर क्या हो सकता है। कॉपी पेन ज़रूर अपने हाथ में होना चाहिए आपके। जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो नाम के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल सीरियस होके। तो कॉपी पेन हाथ में लेके जो क्वेश्चन ना आए, जो मीनिंग ना आए, उसको नोट डाउन करना है, और बाकी जो है समझना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेट चूज द वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखना है पूछ क्या रहा है। ऐसी कई बार गलतियां हो जाती हैं, एंटोनिम पूछा होता है सिनोनिम लगा देते हैं, सिनोनिम पूछा होता है एंटोनिम लगा देते हैं। तो जब भी ये वाला वर्ड दे रखा हो, जहाँ पे भी ये मिल जाए लिखा हुआ बेस्ट एक्सप्रेसेस, इसका मतलब समझ जाना। इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछा गया है क्वेश्चन में, सिनोनिम का क्वेश्चन है। तो देखिए, चलो पहला क्वेश्चन, मीनिंग क्या दे रखा है। मीनिंग दे रहा है रिसेप्टिकल, इसका पूछा है सिनोनिम। तो सबसे पहले मीनिंग जान लो, अच्छा वर्ड है। रिसेप्टिकल का मतलब होता है एन ओपन कंटेनर, एक कंटेनर टाइप का होता है। ऐसे ऐसे समझ लो, जैसे बल्ब वाला जो होल्डर होता है उस टाइप की चीज़, जिसमें जो है कोई भी जो है चीज़ हम रख सकते हैं। तो कंटेनर मतलब एक बर्तन टाइप का, खुला हुआ बर्तन टाइप का कोई भी चीज़। तो सिनोनी भी पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटेनर ही हो जाएगा। कंपार्टमेंट अलग चीज़ होती है। कंपार्टमेंट क्या होता है, रेलवेज़ के जैसे कंपार्टमेंट होते हैं। होल अलग चीज़ है। फनल, FUNNEL, ये अच्छा वर्ड है। फनल का मतलब होता है एक पाइप टाइप का, एक तिकोना पाइप। तिकोना ऐसे समझ लो, जो कौन अपना शंकु होता है, शंकु टाइप का पाइप, उसको बोलते हैं फनल। तो आंसर है पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कंटेनर। आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का हमारा कंटेनर। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें वर्ड ऐसा पूछा गया है सबसे पहले अपोजिट। इसमें अपोजिट का मतलब क्या है, एंटोनिम का क्वेश्चन है ये। तो मीनिंग देखो, अच्छा वर्ड है ये भी। तो वर्ड दे रखा है वैनिटी। तो वैनिटी का मतलब क्या होता है, वैनिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम प्राइड, ईगो। ईगो मतलब, ईगो कह सकते हैं घमंड वाली स्थिति, बहुत ज़्यादा घमंड। तो घमंड बहुत ज़्यादा। अब उसमें उल्टा पूछा है घमंड का, तो प्राइड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। लव का मतलब होता है स्नेह प्यार, तो ये तो जो है ईगो, और ये इसका उल्टा आंसर तो ये है नहीं। बाकी तीसरा ऑप्शन क्या है, करेज। करेज का मतलब होता है साहस। करेज मतलब साहस। तो करेज का मतलब हो गया साहस। अब देखो आगे। अब अगला ऑप्शन क्या है, ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है दब्बूपन, जो दब के रहे थोड़ा सा। और वैनिटी का मतलब ईगो। ईगो का मतलब क्या होगा, ईगो मतलब आदमी थोड़ा बढ़ के रहे, जो अपना जो रियल में है उससे ज़्यादा बनने की कोशिश करे। तो उल्टा पूछा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी मतलब दब्बूपन या नीचापन जिसको बोलते हैं। ह्यूमिलिएट कर दिया किसी ने हमें, तो बोल नहीं देते। तो आंसर हो जाएगा नंबर 4, ह्यूमिलिटी। आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब होता है, चार ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, और उसमें जो है एक सही स्पेलिंग होगी, वो सही स्पेलिंग जो है चूज़ करनी है हमें। तो चार ऑप्शन दे, सबसे पहले मीनिंग समझिए क्या पूछना चाह रहा है। वर्ड वो पूछना चाह रहा है एक्विजिशन। क्या पूछ रहा है, एक्विजिशन। अब देखो बढ़िया वर्ड है ये एक्विजिशन। अब ये वर्ड जो है वो बना है एक्वायर से, ACQUIRE। तो ACQUI, इतना तो आना ही आना है। तो ACQUI देखो किस किस में कॉमन है। दूसरा ऑप्शन तो आराम से काट दोगे, इस हिसाब से देखोगे तो दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा हमारा, कि दूसरा नहीं हो सकता आंसर। अब तीसरे वाले में जाओगे तो एक्विजिशन, ACQUISITION, बिल्कुल। ए, और पहले वाले में क्या, ACQUISISION नहीं होता, ACQUISITION। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ की प्राप्ति, किसी चीज़ को एक्वायर करना। तो एक्वायर करना मतलब प्राप्त करना। और आंसर क्या हो जाएगा, सही स्पेलिंग पूछिए तो तीसरी स्पेलिंग सही है, बाकी एक भी स्पेलिंग जो है सही नहीं है। आगे बढ़ो। आगे देखो क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन पढ़िए 4 से लेके 6 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर। मतलब एरर का क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर बहुत ज़्यादा लगाए होंगे आप लोगों ने। मतलब एरर का मतलब क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, प्योर ग्रामर पार्ट है, ग्रामर के क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए, चार ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, जिस भी पार्ट में गलती लग रही है उस वाले पार्ट को हमें चूज़ करना है। तो पढ़ो पहला क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है। इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ। मतलब इफ़ यू परमिट मी, यदि तुम परमिट देते हो मुझे सच बोलने की, आई शैल स्टेट, तो मैं बोल दूंगा विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, कि तुमने एक गलती करी है। अब बताओ इसमें कहाँ पे जो है एरर हो सकता है।
इफ़ यू परमिट मी, ये तो सही कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ़ वाली क्लॉज प्रेजेंट में बनेगी, बनी हुई है बिल्कुल, और अगला वाला जो सेंटेंस बनेगा फ्यूचर में बनेगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है। गलती जो है यहाँ पे वो है क्या है, डन अ मिस्टेक। ध्यान रखो कभी मिस्टेक के लिए डन नहीं यूज़ करते हैं, ना डन ना डू ना डिड। मिस्टेक को या तो कमिट किया जाएगा या मेड किया जाएगा, मेक अ मिस्टेक या फिर कमिट अ मिस्टेक। हमेशा क्या ध्यान रखना, मिस्टेक जो है या तो कमिट की जाएगी या मेक की जाएगी, मतलब मेड की जाएगी। मेक या मेड कुछ भी हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन नहीं आएगा, यहाँ पे होना चाहिए कमिटेड, सॉरी कमिट या मेक अ मिस्टेक। तो किस पार्ट में एरर है, और पार्ट सी में एरर है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, ये भी एरर का क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोल रहा है। आई सक्सीडेड, मतलब मैं सफल हुआ, परसुएडिंग हिम, परसुएड माने होता है मनाना या राज़ी करना, तो मैं सफल हुआ मनाने में उसको, टू कम विद मी, मेरे साथ आने के लिए, ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ, अब क्या बोल रहा है, ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब बोल रहा है केवल कुछ घंटों के आर्ग्यूमेंट के बाद, मतलब कुछ घंटे तक उसने आर्ग्यूमेंट किया अपने दोस्त से, और उसको फिर क्या कर लिया, परसुएड मतलब राज़ी करने में सफल हो गया अपने साथ ले जाने के लिए। तो देखो यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, और गलती पूछी है, तो गलती कहाँ पे लग रही है इसमें, आई सक्सीडेड। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, वर्ब होती है सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, इसके साथ प्रीपोजिशन आती है एक तो इन, हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगी इसके साथ, फिक्स प्रीपोजिशन है, सक्सीड के साथ इन आती है प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, तो सक्सीड प्लस इन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यही गलती है यहाँ पे कि इसके साथ प्रीपोजिशन इन और आनी चाहिए, सक्सीडेड प्लस इन प्लस आईएनजी तो लगी हुई है, एकदम सही है, परसुएडिंग बिल्कुल सही लिखा है। और वैसे भी देख सकते हो सक्सीडेड ये भी मेन वर्ब है, और आईएनजी परसुएड में भी मेन वर्ब में आईएनजी, तो डायरेक्ट दो वर्ब इस तरह से नहीं लिख सकते हो कभी भी, एक में ईडी लगी और एक में आईएनजी लगू हो, या तो बीच में प्रीपोजिशन आएगी कुछ, तभी इस तरह से लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले पार्ट में गलती है, सक्सीड के साथ क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, हमेशा ध्यान रखनी है इन, और आगे जीरंड फॉर्म आती है जो कि होती है आईएनजी फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में एरर है हमारे। आगे देखो अगला नंबर 6 क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बर्मिन डज मच हार्म, बर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। बर्मिन देखो, बर्मिन सबसे पहले मीनिंग जानो, ये जो भी नया मीनिंग आया नोट डाउन करना ही करना है। बर्मिन का मतलब होता है कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, और जो ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको बोला जाता है बर्मिन। और ये ध्यान रखना नाउन का वर्ड है, तो नाउन वाले टॉपिक में ये वर्ड देखने को मिलेगा, जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरियम पढ़ते थे वहाँ पे, क्राइटेरिया क्राइटेरियन पढ़ते थे, उसी टाइप का ये वाला वर्ड है बर्मिन। बर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े क्या था, प्लूरल का साउंड दे रहा है, तो ये बहुवचन का वर्ड है, ध्यान रखना है हमेशा। तो प्लूरल का वर्ड है, तो प्लूरल का वर्ड है, इधर देखो आगे वर्ब इसके साथ कैसी लगी हुई है, जब प्लूरल का वर्ड है तो उसके साथ डज कैसे लगा सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन बन गया अब तो। अगर मीनिंग इस वर्ड का पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं रही। तो बर्मिन के साथ क्या आएगी, डू आएगी, तो बर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स, जो तो कीड़े मकोड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, क्रॉप्स मतलब फसलों को, ये कहना चाह रहा है। तो कौन से पार्ट में गलती है, पहले ही पार्ट में गलती है, तो 6 का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका भी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ से आगे नए क्वेश्चन 7 से लेकर 9 तक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 अल्टरनेटिव ईच क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव क्लिक करस्पॉन्डिंग टू इट, मतलब दिख भी रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो फिलर के क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन फिलर के पूछे गए हैं एरर के बाद, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है, वैसे मीनिंग भी कभी कभार चेक कर लेता है। तो देखो अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, लाइट इज, अब आगे दे रखा डैश, लाइट इज डैश, डैश के बाद क्या दे रखा, देन साउंड, तो लाइट के बाद एज लगा है और आगे साउंड। अब देखो देन, जैसे ही देन लगा यहीं से समझ जाओ कि डिग्री तो कंपरेटिव आनी आनी, क्योंकि देन का यूज़ कंपरेटिव डिग्री साथ करते हैं। तो जब जब देन लगी है कंपरेटिव डिग्री आनी है, तो देखो एक ऑप्शन तो बड़ी आसानी से काट सकते हैं, मोर और फास्टर, क्योंकि फास्टर ई आर लग के बना और मोर उसके साथ और लगा रहा है, तो डबल कंपरेटिव हो गया, ये तो कभी यूज़ नहीं हो सकता डबल कंपरेटिव, मोर और ई आर दोनों तो नहीं होते हैं कभी यूज़। तो बी ऑप्शन तो देखते ही काट दो, ऑप्शन काटना। अब पहले ऑप्शन में फास्टर, और सी वाले में दे रखा है साउंडर, साउंडर का मतलब तेज़, साउंड मतलब आवाज़ के सेंस में तेज़, और फास्टर मतलब गति के सेंस में तेज़। तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन बन गया, लाइट इज फास्टर देन साउंड, बिल्कुल सही बात है, फास्ट होती है साउंड से, लाइट जो है उसकी जो क्या है फास्टर होती है साउंड से कि नहीं, बिल्कुल आंसर हो जाएगा पहला वाला। मोर फास्टर लगा नहीं सकते, और डी लाइटर तो हो नहीं सकता, लाइट का मतलब लाइट उधर लिखा ही है, और लाइटर का मतलब क्या है, लाइट जलाने वाला उसको लाइटर बोलते हैं, प्रकाश करने वाला। आगे क्वेश्चन पे आ जाओ अगले, तो आंसर इस वाले का क्या हो जाएगा, नंबर 7 का पहला ऑप्शन हो जाएगा फास्टर। नंबर आ जाओ 8 पे, 8 वाले में क्या बोल रहा है,
पढ़ो एक बार सही से। द मैन आगे दे रखा डैश फॉर द पर्पज नेवर डिड वाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन। मैन, अब इसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। द मैन आगे डैश फॉर द पर्पज नेवर डिड वाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। अब देखो यहाँ से कहाँ से पकड़ में आएगा। फॉर द पर्पज, पर्पज मतलब उद्देश्य के लिए, नेवर डिड मतलब कभी नहीं किया, वाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम जो उससे उम्मीद की गई थी। तो जिससे उम्मीद की गई थी आदमी से, उसने कभी वो काम नहीं किया। तो सोचो वहाँ पे क्या आना चाहिए, मैन सप्लाइड, सप्लाई थोड़ी होगी आदमी की पर्पज़ के लिए, ना फेवर किया जाएगा उसको पर्पज़ के लिए, फेवर थोड़ी किया जाएगा। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब कार्य देना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रोज़गार। तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयड का मतलब काम देना। तो मैन एम्प्लॉयड, उसको एम्प्लॉय किया गया था, एम्प्लॉय किया गया था, रोज़गार दिया गया था, फॉर द पर्पज़ जिस उद्देश्य के लिए, नेवर डिड और कभी उसने किया नहीं, वाट वाज एक्सपेक्टेड जिस चीज़ जिसकी की उससे उम्मीद थी। और साइट का मतलब होता है उपदेश देना। तो ये तो कैसे भी फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा तीसरा ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉयड। तो आंसर इसका जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। नंबर अगले क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 9 में। देयर वॉज ए सीरियस, सीरियस के बाद डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, बिटवीन द टू ब्रदर्स दो भाइयों के बीच। और इधर आगे वाली लाइन से क्या समझ में आ रहा है, देयर वॉज ए सीरियस, क्या चीज़ थी, सीरियस था, कुछ ना कुछ तो था, बिटवीन द टू ब्रदर्स दो भाइयों के बीच। तो देखो अब मीनिंग का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मीनिंग का है, फिलर में डाल दिया। तो अब मीनिंग नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तभी कि मीनिंग वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो वर्ड पहला अल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा, और दूसरे वाले बी ऑप्शन अल्ट्रेशन, अल्टर से बना, अल्टर का मतलब होता है चेंज। कई बार सुना भी होगा मीनिंग, ऑल्टर माने क्या होता है, चेंज। तो ऑल्ट्रेशन मतलब हो जाएगा चेंजिंग, बदलाव। और पहले वाले का मतलब समझ में आ गया, लड़ाई या झगड़ा। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है एबेरेशन, एबेरेशन का मतलब होता है मार्ग से डेविएट, भटक जाना, अलग हो जाना मार्ग से, जिस रास्ते पे चल रहे हो उससे अलग हटके कुछ और काम करने लगो तो उसको बोलते हैं एबेरेट हो जाना, एबेरेशन हो जाएगा, नाउन दे रखा है। और नंबर डी में दे रखा है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। तो अलंकार का तो सेंस ही नहीं बनना है यहाँ पे। तो देखो अब बताओ मीनिंग सबके पता है, कौन सा आंसर बन जाएगा। देयर वॉज ए सीरियस ऑल्टरकेशन, सीरियस क्या था, लड़ाई झगड़ा थी, बिटवीन द टू ब्रदर्स दो भाइयों की बात चल रही है। तो ऑल्ट्रेशन बदलाव थोड़ी होगा, और सीरियस बदलाव तो हो नहीं सकता, बिटवीन भी लगा हुआ है। तो दो भाइयों के बीच में क्या था, ऑल्टरकेशन, झड़प चल रही थी, लड़ाई चल रही थी या झगड़ा चल रहा था। तो ऑल्टरकेशन सही ऑप्शन है। एबरेशन हो जाता मार्ग से भटक जाना, तो बिटवीन लगा तो मार्ग से भटकना यहाँ पे कोई सही सेंस देता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है, जो कि पहला ऑप्शन ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन एकदम सही आंसर है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब आगे के देखो 10 से 12 तक, 10 से 12 तक किसके क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द ईडीएम फ्रेज, मतलब समझ में आ रहा है, वैसे भी दिख रहा है ईडीएम का क्वेश्चन है। चलो देखो करते हैं। कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, जो जो भी मीनिंग, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको नोट डाउन करने की आदत बनाओ आप लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या है ईडीएम का, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। अब देखो ईडीएम का, ईडीएम में क्या होता है, ईडीएम में जो भी लाइन दे रखी होगी, पूछी होगी, उसी के अंदर उसका मीनिंग छिपा होता है, बस वो वाली लाइन समझनी है हमें अपने सेंस के हिसाब से। टू गिव मतलब देना, वन सेल्फ मतलब स्वयं को, एयर्स मतलब, एयर्स का मतलब होता है दिखावटीपन, एयर नहीं है, एयर का मतलब तो हवा होता है, एयर्स का मतलब होता है दिखावटीपन। तो किसी भी इंसान को क्या देना, दिखावटीपन, मतलब रियल में कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ भी बनने का प्रयास करने लगे वो। तो अब इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, स्पेस टू ब्रीथ, ये तो हो नहीं सकता। टाइम, एक्टिंग स्ट्रेंज, आंसर इसका क्या होगा, बहानेबाजी करना एक टाइप की चीज़ होती है, अपने आप को हवा ही देना, हवा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बिहेविंग, बिहेव मतलब व्यवहार करना किस तरह से, एरोगेंटली, घमंड के साथ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला इडियम क्या है, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन, देखो एट एकदम आसान, एट ए स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर की दूरी, स्टोन का मतलब क्या, पत्थर, एक पत्थर की दूरी पर। अब एक पत्थर की दूरी पर अगर कोई चीज़ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक में है, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक में कोई भी चीज़ होना। तो बताओ ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बड़ी आसानी से इसका ऑप्शन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, एट ए, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत थोड़ी दूरी पर। आंसर एकदम सही है पहला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 12। देखो ईडीएम का ही क्वेश्चन है, क्या दे रखा, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब होती है हड्डी, कंटेंशन मतलब झगड़ा, लड़ाई। तो लड़ाई की जो हड्डी कहते हैं, गले की हड्डी बन गई ये वाली चीज़, तो वही वाली चीज़ है लड़ाई की हड्डी होना। तो देखो इसका एक और ईडीएम होता है, वैसे यहाँ पे ये वाला पूछा है, आगे अगले वाले पेपर में और कोई पूछ सकता है। तो वो ईडीएम कौन सा होता है, वो होता है कॉज ऑफ, वो होता है
क्या होता है? इडियम होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन, इन दोनों का मतलब होता है लाई का कारण या झगड़े का कारण होना। तो देखो ऑप्शन बड़े आसानी से चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ये डिलीशियस नॉन वेजिटेरियन, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। दूसरा है एन आइटम विच मेड देम कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट करना। कॉज फॉर क्वारल, देखो आंसर कौन सा हो जाएगा? एकदम आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? कॉज फॉर क्वारल या कॉज फॉर डिस्प्यूट, ये भी डिस्प्यूट भी लिख सकता है या फिर कॉज फॉर क्वारल। तो आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा, आसानी से। आगे देखो, आगे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन है 13 से लेकर 15 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, आराम से समझ जाओ, देख के भी समझ में जाओगे। गिव द वन वर्ड ऑफ द गिवन, वन वर्ड का क्वेश्चन है। सेंटेंस पढ़ो और जो है मीनिंग पता होनी चाहिए। मीनिंग जो आंसर है उसका वो तो पता हो ही आपको, और जो बाकी के ऑप्शन भी दे रखे हैं उनके भी मीनिंग पता होने चाहिए। वोकेबलरी तब लगेगी हाँ बाकी में दमदार है। तो पढ़ो अच्छा क्वेश्चन 13 नंबर। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो एक ऐसा आदमी जिसने लॉस्ट मतलब खो दिया है प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, लॉ के प्रोटेक्शन को, लॉ का मतलब जो संरक्षण होता है, जो उसको लॉ लॉ का संरक्षण प्राप्त है उसको खो दिया है, तो ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है बताओ? पहला ऑप्शन आउटलॉ, बिल्कुल यही आंसर सही है एकदम। कौन सा? आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब ही होता है जो लॉ से आउट हो जाए, जो कानूनी तौर पे जिसकी कोई आदमी मदद ना कर पाए, मतलब कोई भी कानून उसकी रक्षा ना कर पाए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटलॉ। एकदम पहला आंसर एकदम सही है। दूसरा इमिग्रांट का मतलब होता है जो किसी दूसरी कंट्री से आके जो है बस जाए किसी दूसरी कंट्री में, उसको बोलते हैं इमिग्रांट, प्रवासी एक तरीके का, मतलब किसी कंट्री से आया और अपनी कंट्री में जो है जाके किसी दूसरी कंट्री में आके रहने लगा। आउटकास्ट का मतलब होता है सामाजिक तौर पे बहिष्कार कर देना, किसी चीज़ को समाज से निकाल देना किसी आदमी को। ऑर्फन तो जानते ही हो, ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14 है। स्पीड में करते हैं क्वेश्चन थोड़े। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स का फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉल्सिफिकेशन का मतलब धोखाधड़ी एक तरह की, झूठापन मतलब दिखाना किस चीज़ का? डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट की धोखाधड़ी करना, तो उस चीज़ के लिए बढ़िया वर्ड है। जीरोक्स तो होगा नहीं, जीरोक्स या फोटोस्टेट एक तरह की चीज़ होती है। कॉपिंग, कॉपी मतलब नकल करना, जीरोक्स करना या फोटोस्टेट। लेमिनेट अलग चीज़ होती है। आंसर होगा इसका फोर्जरी। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा इसका फोर्जरी का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जालसाजी करना। जालसाजी का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी करना, किसी दूसरे के कागज़ या किसी दूसरे के नाम पे जो करके किसी की ज़मीन हड़प लेना या कुछ भी और जो है काम निकाल लेना, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी करना। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्जरी। हिंदी मीनिंग जरूर नोट कर लेना इसका अगर नहीं पता तो। आगे देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, वन वर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस। मेक अटोनमेंट, जो भी नया मीनिंग मिले नोट करने की आदत डालनी है आपको। तो मेक एटोनमेंट, एटोनमेंट का मतलब होता है पश्चाताप। फॉर वंस सिंस, सिंस मतलब होता है पाप, अपने पापों का पश्चाताप करना। तो पापों का पश्चाताप करना इसका मतलब क्या हो जाएगा? पापों का पश्चाताप करना का मतलब होता है प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना। तो वही मीनिंग पूछा है इसमें, कौन सा मीनिंग हो जाएगा? तो देखो मीनिंग तो पता होनी चाहिए। अब एक्सपिएट का मतलब ही होता है सही मैंने इसका, वैसे दूसरा मीनिंग भी है एक, इसका मीनिंग और होता है रिपेंट। एक मीनिंग क्या होता है इसका? REPENT। एक मीनिंग और होता है रिपेंट। रिपेंट का मतलब भी क्या होता है? पश्चाताप करना, लेकिन यहाँ पे दूसरा मीनिंग उसी का दे रखा है सिनोनिम एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब भी है पश्चाताप करना। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी के मीनिंग भी देख लो। रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप करना, त्याग देना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब विरोध करना होता है। और रिकेंट का मतलब होता है इसी रिनाउंस का ही सिनोनिम है। रिकेंट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को छोड़ना या त्याग देना। तो रिकेंट या रिनाउंस एक ही चीज़ है। आंसर हो जाएगा कौन सा इस वाले का? पहला आंसर एक्सपिएट, पश्चाताप करना। आगे देखो 16 से 20 तक क्वेश्चन किसके दे रखे हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, फोर अल्टरनेटिव आर गिवन टू अंडरलाइन पार्ट विच विल इंप्रूव द सेंटेंस, मतलब इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ग्रामर का ही पार्ट है। जैसे एरर के क्वेश्चन होते हैं सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन होता है, बस इसमें एक चीज़ और है, इसमें ऑप्शन दे रखा होता है और अंडरलाइन जो कर रखा है उसी में जो है इंप्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से चूज़ करेंगे, और कोई इंप्रूवमेंट अगर नहीं लग रहा है तो नो इंप्रूवमेंट का आंसर चूज करेंगे हम लोग। तो पढ़ो देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द बॉयज़ एब्सेंटेड देमसेल्फ, देखो ग्रामर में पढ़ के आए हो ये सब वाली चीज़ें। द बॉयज़ एब्सेंटेड देमसेल्फ फॉर 2 days, एक तो बात वहाँ पे ही बताई थी। कौन सी? सेंटेंस समझ पढ़ के ही समझ जाना चाहिए किस वाले जो है ग्रामर के किस वाले पार्ट का सेंटेंस। तो बॉयज़ एब्सेंटेड, एब्सेंट के साथ मीनिंग पता है, एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, वहाँ पे बताया था। तो ये आंसर तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना ही कुछ देखना ही नहीं है। एब्सेंट के साथ ऑब्जेक्ट जब ना दे रखा हो तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो जो दे रखा है सेंटेंस उसी में केवल रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाए। एक वचन है तो सेल्फ जोड़ दो, बहुवचन है तो सेल्फ जोड़ दिया जाए। तो कुछ सेंटेंस में देखना ही नहीं, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अगर प्रोनाउन पढ़ के आए हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये वाली बात बताई थी। तो क्या हो जाएगा? द बॉयज़ एब्सेंटेड देमसेल्फ फॉर 2 days, लड़कों ने 2 दिन के लिए खुद को
अपने आप को अनुपस्थित किया। किसको अनुपस्थित किया? अपने आप को। तो ये जो अपने आप वाली फीलिंग बनती है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन बनना खुद का। तो इसीलिए देमसेल्फ दे रखा है यहाँ पे, और वो होना भी चाहिए, इसी ऑप्शन में दे रखा है देमसेल्फ, बाकी कोई सी ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो इम्प्रूवमेंट, मतलब जो लिखा है एकदम सही लिखा हुआ है। आगे आ जाओ नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पे। माई मदर इंसिस्ट, एक चीज़ और ध्यान रखनी, इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा कौन सी आती है? ऑन, जो दे भी रखी है यहाँ पे। द माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप, सेटिंग अप, देखो अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, अप पे अंडरलाइन दे रखी है, मतलब अप की जगह या तो इम्प्रूवमेंट करना है या फिर वो ही सही दे रखा होगा। तो समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी, अब यहाँ सेंटेंस का मीनिंग निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो माई मदर मतलब मेरी माँ इंसिस्ट करती हैं, इंसिस्ट ऑन मतलब जोर देती रहती हैं, सेटिंग अप, सेट अप का मतलब होता है वैसे स्थापित करना किसी चीज़ को। अब देखो यहाँ पे सेंस बनेगा स्थापित करने का कि नहीं। समथिंग एवरी डे, रोजाना कुछ ना कुछ, फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ स्थापित करने के लिए। तो स्थापित का सेंस तो नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। अब देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है ऑन, सेट ऑन, सेट ऑन का मतलब होता है अटैक, अटैक करने के लिए तैयार हो जाना, सेट ऑन का मतलब फ्रेजल वर्ब है। और दूसरा ऑप्शन में प्रीपोजिशन क्या दे रही है? इन, सेट इन, अगर सेट के साथ इन लगाओगे तो सेट इन का मतलब होता है किसी जो है जो सीजन नहीं होती है, जैसे गर्मी हो गई, जाड़ा हो गया, ये इनकी जब शुरुआत होती है तो वहाँ पे यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब कौन सी? सेट इन। सेट इन का मतलब ऋतु, ऋतुओं की शुरुआत होना, तो सेट इन। तो यहाँ पे ऋतु वाली तो कोई बात है नहीं, तो ये आंसर बी वाला भी नहीं हो सकता। और सेट ऑन अटैक, अटैक का तो कोई सेंस ही नहीं बनना है यहाँ पे। नंबर सी वाला देखो, सेट के साथ अगर असाइड लगाएं, सेट असाइड बिल्कुल सही है। ये सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग निकाल के अलग रख देना, या उस किसी चीज़ से कोई चीज़ बचा के रखना। अब देखो सेंस बनना है कि नहीं। तो माई मदर इंसिस्ट, मेरी माँ ने जोर, माँ जोर देती हैं किस चीज़ पे? ऑन सेटिंग असाइड, बचाने पे, समथिंग मतलब कुछ, कुछ चीज़, एवरी डे, एवरी डे मतलब रोज़ाना, फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ चीज़ बचाने के लिए क्या करती हैं? बचाने के लिए, अलग हटा के रखने के लिए, चैरिटी के लिए क्या करती हैं? इंसिस्ट करती रहती हैं, जोर देती रहती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे सेट, कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सेट असाइड। फ्रेजल वर्ब है, नोट कर लेना, चार की चारों बता दिए। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? अलग करना। नंबर 18 पे आओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही बिगेन, उसने शुरू किया, ऑन ए न्यू बिजनेस बेंच। अब बिगेन के नीचे अंडरलाइन है तो इसी में इंप्रूवमेंट करना है हमें। बिगेन, पहली बात तो ये बिगेन के साथ ऑन नहीं आएगी प्रीपोजिशन, बिगेन और ऑन नहीं आ सकती इसके साथ किसी भी कंडीशन। तो ही बिगेन ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर। अब देखो यहाँ पे वैसे अगर प्रीपोजिशन, अब ग्रामर पूरा पढ़ के आए हो अगर एक बार, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे ये वाले। तो वहाँ पे प्रीपोजिशन में एक वर्ड आया था एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, एम्बार्क का मतलब होता है कोई नई जर्नी या किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करना। और इसके साथ प्रीपोजिशन भी फिक्स आती है, एम्बार्क के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? ऑन। तो आंसर कायदे में इसका यही हो जाएगा, ही एम्बार्क्ड ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर, उसने जो है नए बिजनेस, जो है अपने बिजनेस के काम की शुरुआत की। तो एम्बार्क के साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी? ऑन। बिगिन तो आएगा नहीं, ये बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं आएगा बताओ? थोड़ा हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ी देर सोचना जरूर है, बी वाला क्यों नहीं हो सकता? तो देखो सब्जेक्ट दे रखा है ही, और ही के साथ बिगन लिखा हुआ है, BEGUN, बिगिन, बिगिन की कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। तो ये थर्ड फॉर्म तो कैसे सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो तब तो चल जाएगा। सब्जेक्ट के बाद कभी भी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, और बी ऑप्शन में वही दे रखा है, ये बी वाला ऑप्शन तो देखते ही तुरंत काट देना। अब सी वाला भी नहीं हो सकता, ओपन ऑन, ओपन के साथ भी प्रीपोजिशन ऑन नहीं आती है, तो सी वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही आंसर है। नंबर 19 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? आई हैव टू से देम द ट्रुथ। आई हैव टू या हैज़ टू का मतलब होता है जोर देने के लिए बोलते हैं इनको। तो आई हैव टू से देम द ट्रुथ, मुझे बताना पड़ा या कहना पड़ा। अब यहाँ पे से लिखा है तो यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगा? कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? देम, उनसे, द ट्रुथ, सच्चाई, मुझे उनसे सच या सच्चाई को कहना पड़ा। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, देम। अब से के बाद देम लगा तो ध्यान रखो जब भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो वहाँ पे वर्ब कौन सी आती है? टेल आती है। वैसे तो स्पीक द ट्रुथ भी होता है, ट्रुथ के साथ कौन सी लगती है वर्ब? स्पीक द ट्रुथ, सुना होगा, टेल ए लाई बोलते हैं, वैसे ही स्पीक द ट्रुथ बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देम नहीं लगा होता तो ये भी बन जाता, अगर यहाँ पे देम नहीं लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता? स्पीक द ट्रुथ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि देम, देम दे रखा है, देम क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, हैव टू वर्ब दे रखी है, और से जो है वो मेन वर्ब है। तो देम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? टेल। जब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करे होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि टेल या टोल्ड जब लगाते थे या टेल्स लगाते थे तो उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता था, ही टोल्ड मी या ही सेड टू मी, इस तरह से चेंज करके लिखते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही, आई हैव टू टेल देम द ट्रूथ, मुझे उनसे सच कहना पड़ा। तो टेल हो जाएगा सही आंसर एकदम। अगर देम ना लिखा होता तो यहाँ पे स्पीक भी चल जाता, क्योंकि स्पीक द ट्रूथ भी फ्रेज होती है, जैसे टेल ए लाई एक फ्रेज होती है। नंबर आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन पे, इम्प्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है। तो द SSB बिल इंटरव्यू, तो SSB
विल इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू करेगी द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट का, बिटवीन, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। देखो इस चीज़ का मतलब क्या है, अब अंडरलाइन यहीं पे कर रखा है, 11 AM से लेके एंड लगाया और आगे क्या लिखा 3 PM। तो एसएसबी जो है वो इंटरव्यू करेगी कैंडिडेट का 11 बजे से लेके 3 बजे तक। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बिटवीन के साथ, बिटवीन के साथ क्या आएगा, एंड आएगा, बिटवीन का कॉम्बिनेशन बनता है एंड के साथ। और एक चीज़ और, फ्रॉम, फ्रॉम का कॉम्बिनेशन बनता है टू के साथ। तो यहाँ पे बिटवीन के साथ एंड दे भी रखा और दो चीज़ें दे रखी हैं, बीच में 2 टाइम दे रखे हैं, तो एकदम सही लिखा हुआ है, बाकी कोई गलती, टू आएगा नहीं, अगर फ्रॉम लगा होता तो टू आता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरे वाले में तो फ्रॉम ही दे रखी है, बिटवीन और फ्रॉम तो कभी साथ में आता ही नहीं, और बाई भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस वाले का हमारा, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, नो इम्प्रूवमेंट। तो आज हमने कितने को 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और एक क्वेश्चन, एक जो है 5 क्वेश्चन का 21 से 25 तक रह गए हैं, ये करेंगे हम कल डिस्कस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन 20 कर लिए हैं, और 20 क्वेश्चन के साथ साथ इनके साइड में जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनसे भी बहुत कुछ सीख लिया हमने। तो कल जो है इसका पैसेज डिस्कस करेंगे और एक नया सेट डिस्कस करेंगे, तब तक जो है पढ़ते रहिए, और बार बार जो है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी जो है क्वेश्चन करने बैठो तो कॉपी पेन लेके बैठना है साथ में, जो भी नया मीनिंग मिले या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तुरंत आपको नोट डाउन करना है, ये आदत बना के चलनी है। चलो तब तक जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे जो है कल मिलेंगे।